न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में एक बस के 200 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से कम 37 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। बस में 60 यात्री सवार थे। यह हादसा बुधवार पैन अमेरिकन हाईवे पर हुआ। यह सड़क पेरू को चिली से जोड़ती है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक एक मोड़ पर बस एक पिकअप ट्रक से टकरा जाने के बाद फिसलकर ओकोना नदी की ओर खाई में जा गिरी। हालांकि दोनों चालक इस हादसे में बच गए हैं। ओकोना जिले के मेयर वॉल्डोर लोरेना ने रेडियो स्टेशन आरपीपी से कहा है कि दुर्घटना स्थल के आसपास का इलाका बहुत उबड़-खाबड़ है और इस इलाके में पहले भी कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऐलान किया है कि फरवरी में संभावित संसदीय चुनाव के दिन ही देश भर में जनमत संग्रह भी कराया जाएगा। मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ढाका से राष्ट्र के नाम संबोधन में बताया कि यह जनमत संग्रह पिछले साल छात्र आंदोलन के बाद बना जुलाई चार्टर लागू करने के लिए होगा। इसमें मतदाताओं से 4 सवालों के जवाब हाँ या नहीं में मांगे जाएंगे। अगर बहुमत हाँ में रहा तो संविधान में सुधार के लिए एक संवैधानिक परिषद का गठन किया जाएगा। जुलाई चार्टर का मकसद बांग्लादेश की राजनीति और संस्थागत ढांचे में सुधार लाना है। हालांकि कुछ वामपंथी दलों और नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने इस चार्टर का बहिष्कार करते हुए कहा था कि इसमें कानूनी गारंटी की कमी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन समाप्त करने के लिए एक बिल पर साइन कर दिए हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से पास यह बिल अब कानून बन चुका है और इसके साथ ही 43 दिन से चल रहा शटडाउन खत्म हो गया है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस से कहा है कि अब सरकार सामान्य कामकाज फिर से शुरू करेगी। इस शटडाउन के दौरान करीब 14 लाख सरकारी कर्मचारी या तो बिना वेतन काम कर रहे थे या छुट्टी पर भेजे गए थे। कई सरकारी सेवाएं और हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई थीं। अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकारी कामकाज पूरी तरह बहाल होगा और हवाई सेवाएं भी धीरे धीरे पटरी पर लौटेंगी। That's Mike, News at 9। अमेरिका ने भारत समेत 7 देशों के 32 संस्थानों और व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी वित्त विभाग के मुताबिक ये सभी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा है। इसमें भारत, चीन, तुर्की, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात की कुछ कंपनियां और नागरिक शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि यह नेटवर्क ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को पुर्जे और तकनीकी मुहैया करा रहे थे। वॉशिंगटन में इस कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र के हालिया प्रतिबंधों के समर्थन में बताया है। भारत के संदर्भ में यह कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि नई दिल्ली ईरान के साथ ऊर्जा और व्यापारिक संबंधों को लेकर पहले भी अमेरिकी दबाव झेल चुका है। दिल्ली में हुए धमाकों के तार अब सीमा पार तक जा पहुंचे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार यह साजिश पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी है। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल डीसी कटोच ने दावा किया है कि यह साजिश केवल आतंकी संगठनों के खिलाफ नहीं बल्कि सीधे भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की थी। उन्होंने कहा है कि यह आतंकी की जड़ पाकिस्तान की आर्मी है और इस बार की सामरिक साजिश को रिजीम चेंज के रूप में देखा जाना चाहिए। खासतौर से दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे और राम मंदिर निर्माण की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इस हमले का टाइमर सेट किया गया था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.